ध्यान नहीं रहा। तो ये हमारे कुछ एक फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं और इन फैक्टर्स में हम कुछ चेंज करते हैं तो हमारी रिएक्शन का रेट भी चेंज होगा, हमारी रिएक्शन फास्ट या स्लो हो सकती है। वन बाय वन आप इन फैक्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले हमारे पास जो हमारा फैक्टर आएगा, फर्स्ट फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट का। नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट से आप क्या समझते हो? हमारे पास अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स होते हैं। अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स के लिए अलग अलग रेट आता है रिएक्शन का। कोई रिएक्शन ऐसी होती है जो फास्ट हो जाती है, कोई रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत स्लो होती है। तो इसका मेन ही रीजन है उसके रिएक्टेंट। हर एक रिएक्शन में अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स होते हैं, इस वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी अलग अलग आएगा। अब अलग अलग रिएक्टेंट होने से ऐसा क्या हो गया कि रेट में अफेक्ट आ रहा है, उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक रिएक्शन है NO प्लस O2 चेंजेस टू NO2, बैलेंस कर दिया हाफ लगाकर। एक और रिएक्शन है मेरे पास CO प्लस O2 या हाफ O2 चेंजेस टू CO2। दिखने में दोनों रिएक्शन सेम है। हमारे पास दोनों रिएक्शंस में स्टार्टिंग में मोनोऑक्साइड था, हमने हाफ मोल ऑक्सीजन जोड़ी, हाफ मोल ऑक्सीजन जोड़ने पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो डाइऑक्साइड बना। तो अगर आप सिमिलैरिटी वाइज देखो, दोनों रिएक्शंस में काम बिल्कुल सिमिलर हो रहा है, काम बिल्कुल एक्सेप्ट हो रहा है। हम मोनोऑक्साइड में हाफ ऑक्सीजन ऐड करके उसको डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो रिएक्शंस का जो टाइप है वो सेम है, लेकिन रिएक्शन का टाइप सेम होने के बावजूद भी दोनों रिएक्शंस का रेट सेम नहीं है। एक्चुअल में जो NO वाली रिएक्शन है वो तो हमारी चलती है फास्ट, 5-7 मिनट में हो जाएगी। लेकिन जो हमारी नीचे वाली रिएक्शन है कार्बन वाली, वो चलती है स्लो। वहां पे रिएक्शन होने में कम से कम थोड़ा टाइम हमें लगेगा, 15-20 मिनट का टाइम लगेगा। तो देखो रिएक्शन का टाइप तो सिमिलर ही है ना, मोनोऑक्साइड को डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रही है। तो जब आप हम मोनोऑक्साइड को डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, रिएक्शन का टाइप तो सेम है। रिएक्शन का टाइप सेम होने के बावजूद भी हमारी जो रिएक्शंस हैं वो अलग अलग रेट पे जा रही हैं, क्योंकि रिएक्टेंट अलग अलग है। यहाँ पे अलग रिएक्टेंट है, यहाँ पे अलग रिएक्टेंट है। हमारे पास डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट्स हैं। डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट्स में जो बॉन्ड्स होती हैं वो भी डिफरेंट होती हैं। अब बॉन्ड कैसे डिफरेंट होंगी वो मैं आपको बताता हूँ। NO मॉलिक्यूल देखो, NO मॉलिक्यूल में दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये वाली बॉन्ड हमारी कोवलेंट होती है, इजीली टूट जाती है। लेकिन नीचे वाले कंपाउंड में हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा डिफरेंस होता है। ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। तो ये हमारे पास हमारी जो बॉन्ड है ये पार्शियली आयनिक है। और आपको पता है कि आयनिक फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिस वजह से इनकी बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है। अब अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने में टाइम लगेगा, रेट कम आएगा। यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, उसको तोड़ने में हमें आसानी होगी, रेट जो होगा वो ज्यादा आएगा। तो एक्चुअल में जो हमारे अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के रिएक्टेंट्स में बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग की जो एनर्जीज होती हैं वो अलग अलग होती हैं। इसलिए अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग टाइम लगेगा। कुछ रिएक्शंस हमारी जल्दी हो जाएंगी और कुछ रिएक्शंस हमारी धीरे होंगी। तो ये अपने पास अपना पहला फैक्टर था। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। नो सर। चलो ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत नहीं है ना तो फिर आप इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। मैंने आपको समझा तो दिया ही है, थ्योरी वाइज लिखवा देता हूँ क्योंकि पेपर में तो इसकी थ्योरी आएगी। तो देखो आपने कैसे लिखना है इसको। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस।
नीचे वाली दोनों रिएक्शंस को कंसीडर करूं, कंसीडर कर लेते हैं। ये दोनों रिएक्शंस हमने लिख ली हैं। अब आपने ये बताना है कि ये दोनों रिएक्शंस जो है वो आइडेंटिकल हैं, लेकिन सेम टेम्परेचर पे एक रिएक्शन फास्ट है और एक रिएक्शन स्लो है। तो ऐसा क्यों, वो मैं आपको भी यहाँ पे लिखवा दूंगा। Above two reactions are identical in balancing, still both reactions occurs at different rates at same temperature. चाहे मैं दोनों रिएक्शंस का टेम्परेचर सेम कर दूं, लेकिन फिर भी वो दोनों क्या होंगी, डिफरेंट रेट्स पे अक्कर होंगी। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज every different reactant involve different amount of energy for bond making and bond breaking process. Therefore, क्या बोला मैंने, जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिएक्टेंट होते हैं वो अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी डिमांड करते हैं बॉन्ड्स को बनाने के लिए या बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। इस वजह से द नेट एनर्जी इन्वॉल्व in both reactions are different and hence rate of reaction is also different. तो ये हमारे पास हमारा पहला फैक्टर था। पढ़ लो इसको फटाफट, कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी बच्चे, कोई दिक्कत है तो बता सकते हो। नो सर। चलो, तो ये अपने पास अपना पहला फैक्टर था, कंप्लीट हो गया। अब आ रहे हैं हम हमारे दूसरे फैक्टर पे। दूसरा फैक्टर था हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का। तो सेकंड फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये वाला फैक्टर तो ऐसा मुझे बताना ही नहीं चाहिए, आप बहुत बार इसको पढ़ चुके हैं। आपने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी, वहां पे भी आपने देखा। जब आपने चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी तब भी आपने देखा था। जैसे जैसे हम रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं, रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। चलो यहाँ पे मैं कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसीडर नहीं कर रहा, रिएक्टेंट ही कंसीडर कर रहा हूँ। तो उसी के बेस पे मैं आपको मेरी कंक्लूसिव स्टेटमेंट जो है वो देता हूँ। हम ये देखते हैं किसी भी रिएक्शन में जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा, टाइम इंक्रीज होगा, वैसे वैसे रिएक्टेंट हमारे कंज्यूम होते हैं। रिएक्टेंट्स अगर कंज्यूम होंगे तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। फिर जैसे ही हमारे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, हमारी रिएक्शन का रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। स्टार्टिंग में जब आप रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे टाइम हमारा स्पेंड होता है, टाइम हमारा प्रोसीड होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसलिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो कोलिजन्स भी कम हो जाएंगी, कोलिजन्स कम हो जाएंगे तो प्रोडक्ट बनना भी कम हो जाएगा। दैट्स व्हाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज कर जाता है। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। In the beginning, the rate of reaction is high due to greater concentration of reactants
as time proceeds, more reactant molecules are converted into product. Therefore, number of collisions between reactant molecules decreases, and hence rate of reaction also decreases. Rate of reaction also decreases. ये मैं आपको ग्राफिकली भी बता देता हूं. देखो, क्या बताया मैंने. एक ग्राफ प्लॉट करता हूं मैं पहले. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का. जब टाइम 0 होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है. जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती जाएगा. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ बनेगा. अगर आप रेट के साथ बनाना चाहते हो तो ये देखो, ये रेट और ये कंसंट्रेशन. शुरू में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, रेट भी ज्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करोगे रेट भी कम हो जाएगा. तो ये हमारा ग्राफ बनेगा. इस ग्राफ को आपने यहां से नहीं पढ़ना ओरिजिन से, इस ग्राफ को आपने मैक्सिमम पॉइंट से पढ़ना है. ए से स्टार्ट करोगे, ओ पे खत्म करोगे. ए से स्टार्ट क्यों करना है शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हर एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो हाई ही होती है. जैसे जैसे हमारी रिएक्शन प्रोसीड होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहती है, जिस वजह से हमारा रेट भी डिक्रीज होता रहता है. तो ये हमारे पास हमारा सेकंड फैक्टर था. किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ. एक्सक्यूज मी सर, एक बार दोबारा. बच्चे, मैंने यहाँ पे ये बोला कि जब आप कंसंट्रेशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन को लेके चलते हैं, तो उसमें ये हमने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हमारे रिएक्टेंट रिएक्शन में कंज्यूम होंगे, कंज्यूम होने का मतलब है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे. जैसे जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की अमाउंट कम हो जाती है. सपोज करो मेरी किसी रिएक्शन में शुरू में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल 100 थे, 100 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बना रहे थे, तो प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाएगा नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल डिक्रीज होते जाएंगे. पहले 100 थे, फिर 90 हो गए, 80 हो गए, 70 हो गए. जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे कम होते जाएंगे तो उनके कोलिजन होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे. जैसे जैसे कोलिजन होने के चांसेस कम होंगे, प्रोडक्ट बनना कम होगा, रेट हमारा डिक्रीज हो जाएगा. तो स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा थे, कोलिजन ज्यादा थी. बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होते जा रहे हैं तो कोलिजन भी कम होती जाएंगी, जिससे प्रोडक्ट कम बनेगा, धीरे बनेगा, रिएक्टेंट हमारा रिएक्शन हमारी डिक्रीज रेट के साथ प्रोसीड करेगा. तो ये अपने पास अपना सेकंड फैक्टर था. अभी भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो. नो. चलो बहुत बढ़िया. तो ये अपने पास अपना सेकंड फैक्टर था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का. अब आ गए हैं हम हमारे थर्ड फैक्टर पे. थर्ड फैक्टर है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का, जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है. थर्ड फैक्टर पे आ गए हैं. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आएगा. अब देखो, टेम्परेचर जो होता है वो रिएक्शंस में दो तरह का रोल प्ले करता है. मैं आपको दोनों वन बाय वन बता देता हूं. मेरे पास एक रिएक्शन थी A + B चेंजेस टू प्रोडक्ट. ये रिएक्शन मैंने रूम टेम्परेचर पे करवाने की कोशिश की. मेरी ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे स्टार्ट ही नहीं हुई. ए और बी जो है वो रूम टेम्परेचर में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे, प्रोडक्ट बना ही नहीं पा रहे. दैट इज द फर्स्ट केस. दूसरा केस मेरे पास क्या है कि एक्स और वाई आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं. अब ये रिएक्शन भी मैं रूम टेम्परेचर पे करवा रहा हूँ.
तो ये रिएक्शन जो है वो मेरी रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल तो है, प्रोसीड तो हो रही है, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन धीरे प्रोसीड हो रही है। तो आपने दोनों के दोनों टाइप्स में क्या फर्क देखा? पहली रिएक्शन तो हमारी रूम टेम्परेचर पे हो ही नहीं रही। अगर मैं इस रिएक्शन को करवाना चाहता हूं तो मुझे टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, फिर शायद वो कोलाइड करके एक दूसरे के साथ प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये हमारे टेम्परेचर का फर्स्ट फंक्शन है। टेम्परेचर रिएक्शंस में कैसे हेल्प करता है? जो रिएक्शंस हमारी रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं होती, हम उनको हाई टेम्परेचर पे करवा के पॉसिबल बनाते हैं। जो रूम टेम्परेचर पे प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे रिएक्टेंट, वो हाई टेम्परेचर पे प्रोडक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पे टेम्परेचर का रोल हुआ रिएक्शन को इनिशिएट करवाना, रिएक्शन को स्टार्ट करवाना। वो रिएक्शंस जो रूम टेम्परेचर पे नहीं हो पा रही थी, उन रिएक्शंस को रूम टेम्परेचर पे करवाया। किसने करवाया? टेम्परेचर ने। ये इसका पहला फंक्शन था। दूसरे एग्जांपल में मैंने क्या बोला कि रिएक्शन हमारी रूम टेम्परेचर पे हो तो रही है पर धीरे हो रही है। मुझे इस धीरे रिएक्शन को, धीरे वाली रिएक्शन को फास्ट करना है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा? हाई टेम्परेचर अप्लाई करूंगा। जो रिएक्शंस लो टेम्परेचर पे धीरे हो रही थी, वो रिएक्शंस अब हाई टेम्परेचर पे फास्ट होंगी। तो ये हमारे टेम्परेचर का सेकंड फंक्शन है। हम पढ़ रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, तो यहाँ पे तो रिएक्शन इनिशिएट हुई है बच्चे, यहाँ पे रेट का कोई रोल नहीं है। जो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं हो रही थी अब हाई टेम्परेचर पे हो रही है, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर का इनिशिएशन वाला फंक्शन है। जो रेट वाला फंक्शन है ना, वो सेकंड स्टेप में आ रहा है। सेकंड स्टेप में मैं मेरी स्लो रिएक्शन को फास्ट कर रहा हूँ। तो एक्चुअल में हमें इस टाइप की रिएक्शन यहाँ पे डिस्कस करनी है। टेम्परेचर में मैं ये वाला फैक्टर एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जो रिएक्शन हमारी ऑलरेडी रूम टेम्परेचर पे हो रही होती है, उसके लिए अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन के रेट में क्या फर्क आएगा, ये मुझे पता है। तो हम यहाँ पे सेकंड टाइप की रिएक्शंस पढ़ेंगे। हम यहाँ पे वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जो रिएक्शंस हमारी रूम टेम्परेचर पे ऑलरेडी अक्कर थी, लेकिन जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं तो उनके क्या इफेक्ट आ रहा है, ये हमें डिस्कस करना है। तो देखो, एक लाइन लिखता हूं मैं, वो लाइन से आप समझोगे। फॉर रिएक्शंस occurring slowly at room temperature, the rate of reaction increases with increase in temperature. ऐसी रिएक्शंस जो ऑलरेडी प्रोसीड हो रही थी रूम टेम्परेचर पर धीरे प्रोसीड हो रही थी, उन रिएक्शंस का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है जैसे ही हम टेम्परेचर में इंक्रीज करेंगे। उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी। लो टेम्परेचर पे हमारे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम थी, तो इसलिए वो कोलिजन नहीं कर पा रही थी, इफेक्टिव कोलिजन नहीं कर पा रही थी। इफेक्टिव कोलिजन वगैरह क्या होती है, यहाँ पर एक दो दिन में डिस्कस करने वाले हैं। कोलिजन थ्योरी आप पढ़ेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर के लिए भी, बाइमॉलिक्यूलर के लिए भी। तो हमारी बेसिक थ्योरी ये होती है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करता है, इस मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई हो जाएगी, ये प्रोडक्ट बना देगा। तो ये अपनी एक बेसिक सी थ्योरी होती है, कोलिजन थ्योरी। तो यहाँ पे मैं यही बोल रहा हूँ, जब हमारा टेम्परेचर लो था तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम थी, कोलिजन नहीं हो पा रही थी, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, वो एक दूसरे से कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो गया, तो हमारे पास एक रफली नंबर होना चाहिए कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज करें और कितना रेट इंक्रीज होगा इसके रिगार्डिंग। तो एक मैं रफ आपको एस्टिमेशन दे रहा हूं। फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस it is observed that with
every 10 degrees Celsius rise in temperature, the rate of reaction becomes almost double. क्या ऑब्जर्व किया हमने? विथ एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम हमारी रिएक्शन में 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तो हमारी जो रिएक्शन होती है उसका रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ये ना मैंने मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस के लिए बात की। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें 10 डिग्री राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन ट्रिपल हो जाएगा। ट्रिपल वाला केस रेयर है, लेकिन सेकंड वाला जो केस है वो कॉमन है। तो यहाँ पे मैं एक टेम्परेचर कोफिशिएंट डिफाइन कर देता हूं। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है अपना? रेट कांस्टेंट है टी टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट है टी प्लस 10 टेम्परेचर। दोनों रेट कांस्टेंट का आप रेशो लोगे तो वो रेशो हमारे पास आएगा 2 टाइम्स, और रेयरली हमारे पास कई रिएक्शंस के लिए 3 टाइम्स भी आएगा। तो ये अपने पास अपना केस है टेम्परेचर कोफिशिएंट का। यहां तक किसी को दिक्कत है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में तो बताओ भाई। टेम्परेचर दोबारा बता दो। टेम्परेचर कोफिशिएंट बच्चे आप कैसे डिफाइन करते हैं? अपने पास रिएक्शन के दो रेट कांस्टेंट हो जाएंगे। देखो कैसे। एक मेरे पास एक रिएक्शन थी ये रिएक्शन हो रही है 298 केल्विन पे। एक मेरे पास ये सेम रिएक्शन हो रही है, लेकिन मैंने 10 डिग्री बढ़ा दिया 308 केल्विन से। अब ये दो रिएक्शंस हैं तो दोनों सेम, लेकिन दोनों के लिए टेम्परेचर तो अलग अलग है ना। अलग अलग टेम्परेचर होने की वजह से दोनों रिएक्शंस का रेट अलग अलग आएगा। जितना भी रिएक्शन का रेट यहाँ पे था वो डबल हो जाएगा 10 डिग्री बढ़ाने पे। तो अगर रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो गया तो दोनों रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट अलग अलग आएंगे। इसका रेट कांस्टेंट मान लो K1, इसका K2। K1 रेट कांस्टेंट आया टेम्परेचर T पे, K2 रेट कांस्टेंट आया जब मैंने T टेम्परेचर से 10 डिग्री ज्यादा कर दिया, यानी कि T+10। तो आप इन दोनों का रेशो लोगे ना, तो मैंने बताया रेट डबल है। जब आप इन दोनों का रेशो लोगे तो रेशो आपके पास आएगा ऑलमोस्ट 2, और कई रियल रिएक्शंस में 3 भी आ जाता है। ये बताया मुझे, मतलब जो ऊपर थ्योरी थी ना उसको मैथमेटिकली लिख दिया, बस और कुछ नहीं है। ओके सर। चलो, तो ये अपने पास अपना केस आया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। अब मैंने बोला था ये थोड़ा सा लंबा चलेगा क्योंकि यहाँ पे आपने अर्हीनियस इक्वेशन भी पढ़नी है। ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकली बता दिया। मैथमेटिकली हम टेम्परेचर का और रेट कांस्टेंट का रिलेशन कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, तो उसको देखो आप। आप लिखेंगे क्वांटिटेटिवली द रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, quantitatively the effect of temperature can be studied on rate of reaction and hence rate constant by Arrhenius equation। अगर हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ना है या रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट के बारे में, दोनों को रिलेटिव पढ़ना है मैथमेटिकली रिलेशन के साथ, तो वहां पे हम इन दोनों चीजों को कैसे पढ़ सकते हैं? यूजिंग अर्हीनियस इक्वेशन। प्लस 2 में भी पढ़ी हुई है आपने। क्या थी अर्हीनियस इक्वेशन? रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू A इंटू e रेज टू पावर माइनस EA बाय RT। ये अपने पास होती है अपनी अर्हीनियस इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। यहाँ पे जो वेरिएबल्स आ रही हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर वाला पार्ट रख करके वहां पे अपन कर लेते हैं। बोर्ड को भी अब एक बार 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि थोड़ा मैथमेटिकल काम है। तो ये अपने पास अपना डिवीजन आ गया। अब देखो
ये अपने पास अपनी इक्वेशन है, इसमें क्या क्या चीज आ रही है, के है अपना रेट कांस्टेंट, ए है अपना अर्हीनियस कांस्टेंट, ई ए है हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, और टी है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट वर्ड लगा दिया, इसका मतलब टेम्परेचर केल्विन में आएगा। तो यहाँ पे जो अपनी इक्वेशन होगी उसमें आपने केल्विन में टेम्परेचर लेना होता है। मैथमेटिकली टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आएगा रिएक्शन पे, वो आप इस इक्वेशन से पढ़ सकते हैं। अब इस इक्वेशन में अपने पास जो अलग अलग फैक्टर्स आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में आ रही है। देखो e की पावर आ रही है, एक्सपोनेंशियल को मैथमेटिकली सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है हमारे लिए, मतलब बाय हैंड। तो आप इसके लिए थोड़ा सा आसान एक रिलेशन ढूंढते हैं। देखो कैसे, इक्वेशन 1 है मेरे पास, फॉर इक्वेशन 1 टेकिंग log बोथ साइड्स, तो log के log a इंटू ई रेज टू पावर माइनस ए बाई आर टी। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो ऐड में आ जाती हैं, एडिशन में आ जाती हैं। तो ये अपने पास आ गया। अब यहाँ पे देखो क्या केस है, मैं आपको बताता हूं। log के log a, log में ये e है, e के ऊपर पावर है, log में जो भी पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है, तो माइनस ई ए बाय आर टी log e। log e की वैल्यू 1 होती है, तो ये बन जाएगा log के log a माइनस ई ए बाय आर टी, क्योंकि जो log e होता है वो 1 होता है। तो ये अपने पास अपनी इक्वेशन आ गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ। ये लो, अब इस इक्वेशन को मैं कंसीडर कर लेता हूँ T1 टेम्परेचर पे और T2 टेम्परेचर पे। एंड T1 टेम्परेचर मेरे पास आएगा log K1 log A ई ए बाय आर T1। K की जगह पे K1, T1, T की जगह पे T1, बाकी ये A और एक्टिवेशन एनर्जी है कांस्टेंट है, तो इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, एज इट इज रहेंगी। एंड T2 टेम्परेचर log K2 is equal to log A माइनस ई ए बाय आर T2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3, ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से माइनस कर देंगे, तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3 मेरे पास आ जाएगा log K2 माइनस log K1 log A माइनस ई ए बाय आर T2 माइनस log A माइनस ई ए बाय आर T1। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ। हाँ जी बच्चे, कोई डाउट है तो बोलो फटाफट। चलो, तो ये अपने पास अपना केस आ गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं। लॉग वाले दो नंबर माइनस में आ रहे हैं, जब लॉग वाले दो नंबर माइनस में आते हैं तो वो डिवाइड में चले जाएंगे। log K2 बाय log K1 था, तो ये log K2 बाय K1 हो जाएगा, एक ही log बचेगा K2 बाय K1। यहाँ पे देखो ये बाहर माइनस था, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, मेरे पास आएगा log A माइनस ई ए बाय आर T2 माइनस log A प्लस ई ए बाय आर T1। तो ये log A से log A कैंसिल हो गया, log K2 बाय K1, यहाँ पे ई ए बाय आर कॉमन आ गया, ये प्लस वाला पहले लिख रहा हूं T1, ये माइनस वाला बाद में लिख रहा हूं T2। ये नेचुरल लॉग है,
नेचुरल लॉग को मैथमेटिकल लॉग में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2.303 log K2 by K1 EA by R 1 by T1 minus 1 by T2. That is the expanded Arrhenius equation. तो ये अपने पास अपनी डेरिवेशन आ गई। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। सर ये 1/T1 माइनस 1/T2 कैसे हुआ? मतलब पहले T2 वाला नहीं आएगा? अगर पहले T2 वाला आएगा तो वो माइनस आएगा ना, और अगर बाद में T1 वाला आएगा तो प्लस आएगा। तो मैंने बस आगे पीछे कर दिया और कुछ नहीं। समझ। हाँ जी ठीक, और कोई दिक्कत हो? चलो फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड इक्वेशन तो मैंने आपको बता दी, इसका ग्राफ भी बनाना है। वो ग्राफ देख लो कैसे बनाएंगे आप। मुझे ये वाली इक्वेशन लेनी है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को यूज करके ग्राफ बनाऊंगा। तो फ्रॉम इक्वेशन टू ग्राफ बना रहा हूं। log a EA by RT कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू mx प्लस c से। कंपेयर किया तो क्या मिला? y की वैल्यू मिली log के, x की वैल्यू मिली 1 बाय टेम्परेचर। यहाँ पे t वेरिएबल है तो x की वैल्यू 1 बाय टेम्परेचर, m की वैल्यू आई माइनस EA बाय R। वैल्यू गई भाग में, m नेगेटिव आ रहा है मतलब नेगेटिव स्लोप है, डाउनवर्ड जाना पड़ेगा। और इंटरसेप्ट आ रहा है हमारा, c आ रहा है हमारा log a। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा? ग्राफ देखो, y एक्सिस पे आ रहा है log के, x एक्सिस पे आ रहा है 1 बाय टेम्परेचर, नेगेटिव स्लोप है तो ये रही नेगेटिव स्लोप, और ये जो आपका इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट कितना है? log a। ये हमारे पास हमारा ग्राफ है। अब कई बुक्स में क्या किया हुआ है, जैसे मैंने नेचुरल लॉ का ग्राफ बनाया ना, कई बुक्स में मैथमेटिकल लॉ का ग्राफ बनाया हुआ है। तो मैथमेटिकल लॉ का ग्राफ बना देंगे, सेम बनेगा, बस हल्का सा फर्क है। देख लो क्या, इसी इक्वेशन को यूज करना है ना मैंने, इसको मैथमेटिकल लॉ में लिखो। 2.303 log a 2.303 log a माइनस EA बाय RT। पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड कर दो। log के log a माइनस EA बाय 2.303 R 1 बाय T। y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके ग्राफ खुद बनाओगे, ये मैं नहीं करवा रहा, आपके सामने इक्वेशन ले आया। सिर्फ और सिर्फ स्लोप की वैल्यू में डिफरेंस आएगा और कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे नेचुरल लॉ की जगह सिंपल लॉ आएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ।